नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन चैनल जीके विद जीएस पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम जनरल साइंस और जीके के पोर्शन को कवर करते हैं और उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक करके आप वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस का टेस्ट दे सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर किसकी इकाई है? और इसका राइट आंसर है अंतरिक्ष में दूरी की। फ्रेंड्स, अगर प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर के बारे में बात की जाए तो प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। याद रखिएगा इस चीज को, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष या एक लाइट ईयर कहलाती है। अब बात करें कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो पारसेक जो है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक नहीं है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। फ्रेंड्स, अब इसी तरह से अगर हम बात करें कि प्रकाश की चाल क्या होती है, तो निर्वात या वैक्यूम में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है, तो निर्वात में ही या वैक्यूम में ही प्रकाश की अधिकतम चाल या मैक्सिमम स्पीड होती है और जो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। फ्रेंड्स, इसी तरह से अब एक प्रश्न उठता है कि प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय कर लेता है, तो लगभग 950 खरब किलोमीटर दूरी प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 950 खरब किलोमीटर की दूरी एक वर्ष में तय करता है। फ्रेंड्स, एसएससी में कई बार ये क्वेश्चन आया है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, तो 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर लगभग एक प्रकाश वर्ष के अंदर होते हैं। और अगर इसे हम देखें तो 10⁻16 मीटर एक प्रकाश वर्ष में होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी में पूछा जाता है ये, और बाकी क्वेश्चन ये हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं और लगभग यही क्वेश्चन है जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं या आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? और इसका राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC। फ्रेंड्स, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो आप यहाँ देखें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की स्ट्रक्चर है, इसमें 2 क्लोरीन और 2 फ्लोरीन कार्बन के साथ में जुड़े हुए हैं। अब हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेयॉन गैस के नाम से भी जानते हैं, सामान्य रूप से इसे फ्रेयॉन गैस कहा जाता है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से मिलकर बना हुआ यौगिक है ये। अभी फ्रेयॉन गैस या CFC निकलती कहां से है, तो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, प्लास्टिक और पेंट बनाने वाली जो कंपनियां होती है उनसे गैस निकलती है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि इसके यूज क्या है, इसके उपयोग क्या है, तो चीजों को घोलने के लिए और उनको ठंडा करने के लिए ये काम में लिया जाता है। तो CFC याद रखिएगा आप इसे। पीतल या ब्रास किसकी मिश्र धातु होती है? और इसका राइट आंसर है तांबा और जस्ता, कॉपर और जिंक। पीतल में सामान्य रूप से 60 to 70% कॉपर होता है और 30 to 40% जिंक होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? और इसका राइट आंसर है 78.03%। फ्रेंड्स, 78%, लगभग 78% वायु में नाइट्रोजन पाई जाती है। इस चार्ट के माध्यम से दे सकते हैं, जो ब्लू वाला पोर्शन है ये नाइट्रोजन है और ये ऑरेंज वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये ऑक्सीजन है, क्योंकि वायु में दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन होती है जो कि लगभग होती है 21%, या एग्जैक्ट अगर हम कहें तो 20.95% ऑक्सीजन होती है। फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है, लेकिन ऑक्सीजन के बाद में कौन सी गैस होती है? तो तीसरे स्थान पर होती है ऑर्गन गैस, जो आजकल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये ऑर्गन गैस होती है 0.93%, जो कि तीसरे नंबर पर आती है। इसी तरह से चौथे नंबर पर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, यह भी क्वेश्चन बहुत एसएससी और रेलवे में पूछा जा रहा है आजकल। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में पाई जाती है। याद रखिएगा आप इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? और इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड
या CO2? फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है। फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस गैस के बारे में आप जानते हैं कि ये गैसें पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड का और क्या काम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसे पौधे यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में या प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस को हम सामान्य रूप से पौधों के भोजन बनाने की क्रिया कहते हैं, और इस क्रिया के अंदर पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरलावस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु है, और इसका राइट आंसर है ब्रोमीन या Br। सामान्य ताप पर केवल एकमात्र यही ऐसी अधातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में या द्रव अवस्था में पाई जाती है। और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी प्लेट में, कागज बनाने में, इन चीजों में इसका उपयोग बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटॉल में कौन सा प्रतिरोधी यौगिक मौजूद होता है, और इसका राइट आंसर है क्लोरोजाइलेनॉल। फ्रेंड्स, याद रखिएगा क्लोरोजाइलेनॉल, ये SSC में कई बार आ चुका है, रेलवे में भी कई बार इसको पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध में पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है, और इसका राइट आंसर है कैरोटीन। कैरोटीन के कारण गाय के दूध में पीलापन पाया जाता है। फ्रेंड्स, गाय के दूध में कैरोटीन नाम का प्रोटीन होता है। जो कैरोटीन है वो एक प्रकार का प्रोटीन है, और इसी की वजह से गाय का दूध हल्का पीला होता है। अब अगर हम भैंस के दूध की बात करें तो भैंस के दूध में कैसीन नाम का प्रोटीन होता है। कैसीन, याद रखिएगा, कैसीन नाम का प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से भैंस का दूध ज्यादा सफेद होता है और ज्यादा गाढ़ा होता है गाय के मुकाबले, कैसीन नामक प्रोटीन की वजह से। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, और इसका राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड या CO। फ्रेंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही जहरीली गैस है। इसे हम साइलेंट किलर या खूनी गैस के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साइलेंट किलर कौन सी गैस को कहते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका आंसर है। ये एक रंगीन गैस है, मतलब कलरलेस है ये, इसे हम देख नहीं सकते। कोयले की खानों में जो अधिकतर मौतें होती हैं वो इसी गैस के कारण होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ही। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है कि कोयले की खानों में होने वाली मौतों के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो CO गैस जिम्मेदार है, कार्बन मोनोऑक्साइड जिम्मेदार है। इसी तरह से कई लोग सर्दियों में अंगीठी जलाकर कमरा बंद करके सो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है, तो उनकी मौत के लिए भी यही गैस जिम्मेदार है, क्योंकि जब कोयला जलाया जाता है और उसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, जो कि जहरीली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, और इसका राइट आंसर है खमीरीकरण या फर्मेंटेशन। इसे हम किण्वन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, अब ये किण्वन क्या है, तो जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में टूट जाते हैं, और इसी क्रिया को हम किण्वन कहते हैं। अब किण्वन में गैस निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, किण्वन या फर्मेंटेशन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब किण्वन का उपयोग कहाँ करते हैं हम, तो शराब बनाने में, पाव रोटी के बनाने में, बिस्किट बनाने में, दही और सिरका बनाने में, या फिर दूसरे केमिकलों के निर्माण में इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, या किण्वन का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, अब बारी है आपके लिए सरप्राइज टेस्ट की, और टेस्ट का क्वेश्चन है आपके सामने, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दें, और यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसमें जरूर इंप्रूवमेंट करेंगे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, जिस पर आप क्लिक करके इस वीडियो में पूछे गए सभी क्वेश्चंस का टेस्ट दे सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, और इसका राइट आंसर है फफूंदी या कवक से। फ्रेंड्स, इसे हम फंजाई के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम बात करें तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और कब की थी, 1928 में। याद रखिएगा दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928। मैं आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की पिक दिखा देता हूं, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। पेनिसिलिन जो था वो पहला एंटीबायोटिक था। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला एंटीबायोटिक कौन सा था, तो पेनिसिलिन जो है पहला एंटीबायोटिक था। याद रखिएगा इस चीज को आप। अब एंटीबायोटिक काम क्या करता है,
तो एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसे नष्ट कर देता है, या कोशिका भित्ति जो होती है उसे नष्ट कर देता है। एंटीबायोटिक जो है केवल बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है, ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसे नष्ट कर देता है। यह कभी भी वायरस के ऊपर काम नहीं करता, वायरस को नष्ट करने का काम नहीं करता, क्योंकि वायरस के अंदर सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को कि एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है, वायरस के ऊपर कभी भी काम नहीं करता। पेनिसिलिन प्राप्त कहां से होता है? तो पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होता है। मैं दिखा देता हूं आपको पेनिसिलियम कैसा होता है। तो ये पेनिसिलियम कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है? और इसका राइट आंसर है कैडमियम या सीडी। फ्रेंड्स कैडमियम याद रखिएगा, कैडमियम। अब किडनी का काम क्या है या हमारी गुर्दे का काम क्या है? तो गुर्दे का काम है खून का शुद्धिकरण यानी ब्लड का फिल्ट्रेशन करना और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, ये किडनी का काम है। अब बात आती है कि यदि किडनी रक्त का शुद्धिकरण नहीं कर पाती, कई बार ऐसा होता है किसी की किडनी फेल हो जाती है तो वो ब्लड का फिल्टर नहीं कर पाती, तो उस समय व्यक्ति को डायलिसिस पे रखा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि व्यक्ति को डायलिसिस पे किस स्थिति में रखा जाता है? तो जब उसके गुर्दे फेल हो जाते हैं या उसकी किडनी प्रॉपरली काम नहीं करती तो व्यक्ति को डायलिसिस पे रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? और इसका राइट आंसर है मस्तिष्क में। अगर हम पीयूष ग्रंथि की बात करें तो पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। याद रखिएगा, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार होता है मटर के दाने के समान। इसका आकार होता है मटर के दाने के समान। और कहाँ स्थित होती है? ये मस्तिष्क के पिछले वाले हिस्से में ये स्थित होती है। आप देख सकते हैं हमारे ब्रेन का पिक्चर, जिसमें ये दिखाया गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे ब्रेन के पीछे वाले हिस्से में मौजूद है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी ग्रंथियों के ऊपर अपना कंट्रोल रखती है या अपना नियंत्रण रखती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अब इससे मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन इससे मुख्य रूप से निकलता है। वैसे तो इससे कई तरह के हार्मोन निकलते हैं, लेकिन वृद्धि हार्मोन ये मुख्य रूप से इसका हार्मोन है। फ्रेंड्स एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि जब पहला स्तनपान होता है उस समय इस ग्रंथि से प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन निकलता है, जिसकी वजह से स्तनपान शुरू होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? और इसका आंसर आपको मिलेगा रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने हैजा के रोगाणुओं की खोज की थी। फ्रेंड्स ये रॉबर्ट कोच की पिक है, इसे आप देख सकते हैं। अगर हम हैजा की बात करें तो हैजा जो है विब्रियो कॉलेरा नामक बैक्टीरिया कारण होता है। विब्रियो कॉलेरा, याद रखिएगा इस चीज को। हैजा व्यक्ति के द्वारा दूषित भोजन या दूषित पानी पीने के कारण होने वाला आंत से संबंधित रोग है। ये हमारी आंत को या हमारी इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है, हमारी आंतों को ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? और इसका आंसर है ऑक्सीजन या O2। फ्रेंड्स मानव शरीर के वजन का लगभग 65% ऑक्सीजन होता है और 18.5% कार्बन और 9.5% होता है हाइड्रोजन। याद रखिएगा 65% ऑक्सीजन है, 18.5 दूसरे नंबर पर कार्बन और तीसरे नंबर पर 9.5% हाइड्रोजन होता है। अब अगर हम बात करें कि मानव शरीर में पानी कितना होता है तो 50 to 60% भाग शरीर का पानी का होता है। ठीक है, यानी मानव शरीर में 50 से 60% भाग पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोग में लाया जाने वाला मसाला लौंग कहां से प्राप्त होता है? और इसका राइट आंसर है फूल की कली से। फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम में पूछा है, कॉमन क्वेश्चन हो चुका है, लगभग हर पेपर में आपको मिल जाएगा, हर दूसरे या तीसरे पेपर में ये क्वेश्चन आपको मिल जाए, तो अच्छे से याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस निकलती है? और इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन गैस। प्रकाश संश्लेषण की हम थोड़ी देर पहले ही बात कर चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, इसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है और निकलती है ऑक्सीजन गैस। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। अब अगर हम प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि पौधे प्रकाशीय ऊर्जा को यूज करके उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। अगर हम पिक्चर के माध्यम से देखें, अगर हम फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर
ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं और साथ में कुछ मात्रा में पानी निकलता है। तो फ्रेंड्स, ये रिएक्शन होती है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और जल ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में निकलती है ऑक्सीजन और साथ में निकलता है जल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायो के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर का नाम किस बीमारी से जुड़ा हुआ है? और इसका राइट आंसर है चेचक, जिसे कि हम बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। इसे चिकन पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, अब चेचक की बात करें तो चेचक जो है वायरस के कारण होने वाला रोग है। ये रोग होता है वायरस से, और जेनर ने इसका टीका विकसित किया था 1796 में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जेनर ने इसका टीका 1796 में बना लिया था। अब ये रोग किस वायरस से होता है? तो ये होता है वर्सीलिया जोस्टर वायरस के कारण। तो चेचक जो होता है वो वर्सीलिया जोस्टर वायरस के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? और इसका राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन। ये चार्ल्स डार्विन है, आप पिक में देख सकते हैं चार्ल्स डार्विन को। डार्विन ने एक बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी थी जिसका एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, और पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं का वर्णन किया गया है, और ये क्वेश्चन कई बार आता है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसने लिखी है? तो डार्विन ने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो इसका राइट आंसर है जांघ या उरु की। फ्रेंड्स, हमारी जो जांघ की हड्डी होती है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी हस्ती होती है। आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि जांघ की ये हड्डी है, ये सबसे लंबी है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है फीमर। ठीक है, फीमर जो हड्डी है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। अब हम बात करें हड्डियों की, तो मानव शरीर में कुल कितनी हस्तियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। हमारे जन्म के समय हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 300, जो कि बाद में जुड़ जुड़कर 206 रह जाती है। अगर हम बात करें हड्डियां किससे बनी होती है, तो मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई रहती हैं। इसी तरह से शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? हमने सबसे बड़ी हड्डी देख ली फीमर है, लेकिन सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और एक कहाँ होती है? तो सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे मध्य कान में। मध्य कर्ण जो होता है, हमारा मिडिल ईयर जो होता है, उसके अंदर सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, और इसका नाम है स्टेपिस हड्डी। स्टेपिस हड्डी हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और अब बारी है आपके लिए एक टेस्ट के क्वेश्चन की, तो जो है आपके सामने, मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, और साथ ही यदि आपको कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें जरूर इंप्रूवमेंट करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस से जुड़े हुए इसी तरह की वीडियो बनाते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं या एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में, हमारी वीडियोस में इंक्लूड करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक टेक केयर, थैंक यू।